हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मुकुल को करेक्शनल होम में लड़के काफ़ी परेशान करते हैं, फिर उसे पानी की टंकी में फेंक देते हैं। उसके बाद एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि जब रॉकी और उसका ग्रुप मुकुल को पानी में फेंकते हैं, तब ये सब आसिम देख रहा होता है और लड़कों के जाते ही आसिम मुकुल के पास जाता है और उसे टंकी से बाहर निकालता है। और टंकी से बाहर निकालते वक्त मुकुल को काफ़ी चोट भी लगती है। फिर रॉकी और उसके ग्रुप को सुपरिटेंडेंट से काफ़ी डांट भी पड़ती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुलिस वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और वहां पे बताते हैं कि क्राइम की गंभीरता को देखते हुए हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 15 को प्रपोज करते हैं और बोर्ड से ये अपील करते हैं कि जारा आहूजा मर्डर केस के नाबालिग मुख्य आरोपी का ट्रायल बतौर बालिग किया जाए। एडल्ट ट्रायल में अगर उस पे लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो जुवेनाइल को जो कानून छूट देती है वो मुकुल को नहीं मिलेगी। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अवंतिका इंस्पेक्टर प्रशांत को मोती के बारे में बताती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है, बट प्रशांत अवंतिका की बात को इग्नोर करके गौरी को चार्जशीट फाइल करने के लिए बोलता है। तब गौरी बोलती है कि मैं माधव मिश्रा को जानती हूँ, अगर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो वो हमारे खिलाफ इसे कोर्ट में यूज करेगा कि पुलिस ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। तब प्रशांत बोलता है कि पहले चार्जशीट फाइल करो, फिर मोती का भी इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद गौरी मोती से मिलने जाती है और पूछताछ करती है। गौरी को मोती के पास एक एसिड का कैन भी मिलता है जिसे वो अपने साथ ले जाती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि माधव मुकुल से मिलने करेक्शनल होम जाता है और मुकुल से पूछता है कि पुलिस का कहना है कि तुम कॉम्प्लेक्स से 12:15 बजे निकले और पार्टी वाली जगह 12:45 पहुंचे। मुश्किल से 10-15 मिनट का रास्ता है, फिर इतनी देर तुम कहाँ थे? तब मुकुल ने बोला एटीएम पर रुका था पैसे निकालने के लिए। फिर मुकुल बोलता है कि जब फर्स्ट टाइम मुझसे पूछा गया तब मुझे लगा कि जारा सिर्फ मिसिंग है, इसलिए पूरी डिटेल्स नहीं बताया। अगर जारा उस दिन मिल जाती तो मुझे अप्रिसिएट करते उसे बचाने के लिए। तब माधव पूछता है कि जारा और तुम साथ में ड्रग्स करते थे, क्योंकि जारा की बॉडी से वही ड्रग्स मिला जो तुम्हारे पास मिला था। तब मुकुल कहता है कि जारा और मैं साथ में कुछ भी नहीं करते थे और वो ड्रग्स सारी पार्टी में पॉपुलर है, सब लोग वही ड्रग्स लेते हैं। फिर मुकुल माधव से पूछता है कि ये जो मेरा एडल्ट ट्रायल करने वाले हैं, आप इसे रोक सकते हो? क्या ये लोग भी सेम सेम सवाल मुझसे पूछेंगे? तब माधव कहता है कि ये उनका हक है, हम ट्रायल नहीं रोक सकते और अभी नहीं पर कभी ना कभी तो तुमसे ये सारे सवाल पूछे ही जाएंगे और सबसे पहले तुम्हारा साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा, उसके आधार पर वो तुम्हारे मेंटल एज को तय करेंगे। उसी के बेसिस पर कोर्ट तय करेगा कि तुम्हें एडल्ट ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और देखो, जो भी है, सच सच बताना, काउंसलर की राय बहुत मायने रखती है बोर्ड के सामने। देखो, अगर तुम सच का साथ नहीं छोड़ोगे तो सच भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रखना। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि काउंसलर मुकुल से मिलती है और कुछ सवाल जवाब करती है और दूसरी साइड गौरी मोती से पूछताछ करती है और उसके साथ काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ करती है, बट कुछ खास पता नहीं चलता। फिर कोर्ट दिखाया जाता है जहां लेखा बोलती है कि हमारी कोर्ट से अपील है, नेचर ऑफ क्राइम को ध्यान रखते हुए सेक्शन 15 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इस केस की सुनवाई की जाए। क्राइम हर उस क्राइटेरिया को पूरा करता है जहां एक नाबालिग का एडल्ट ट्रायल किया जा सके। इट्स अ हेनियस क्राइम जिसकी सजा सेक्शन 302 के तहत डेथ पेनल्टी या उम्र कैद है। हमें पूरा यकीन है कि मुकुल के इस घिनौने जुर्म के लिए कानून में दी गई सख्त से सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मुकुल आहूजा बस टेक्निकली एक माइनर है। वैसे भी जुर्म के वक्त मुकुल की उम्र 18 साल से थोड़ी ही कम है और लेखा जज को बोन ऑक्सीफिकेशन टेस्ट और बर्थ सर्टिफिकेट दिखाती है। फिर माधव कहता है कि योर ऑनर, मुकुल अभी सस्पेक्ट है, ना कि मुजरिम, और अगर प्रोसिक्यूशन को लगता है कि ये क्राइम किसी एडल्ट ने किया है तो सच्चाई हो सकती है, पर वो इसलिए नहीं कि मुकुल एडल्ट है, वो इसलिए कि पुलिस गलत इंसान को पकड़ के लाई है। पुलिस के सारे सबूत सर्कमटेंशियल हैं और अगर इस बेगुनाह बच्चे के साथ एडल्ट ट्रायल हुआ तो कानून के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। तब लेखा कहती है नाइंसाफी तब होगी अगर इस मर्डर को किसी और मर्डर की तरह देखा जाए तो। और जारा आहूजा को एक झटके में नहीं मारा गया था, उसे जिंदा एसिड से गलाया गया था और न्यूरोजेनिक शॉक की वजह से उसकी मौत हुई थी और उसके अपराधी को सजा भी उसी मुताबिक मिलनी चाहिए। अगर मुकुल आहूजा बेगुनाह है तो अदालत उसे बरी कर ही देगी, अगर वो दोषी है तो कानून की तरफ से उसे कोई भी छूट नहीं मिलनी चाहिए।
फिर काउंसलर को कोर्ट में बुलाया जाता है। काउंसलर कहती है कि योर ऑनर, मुकुल आहूजा फिजिकली इस क्राइम को करने में सक्षम है, पर इस क्राइम को करने के लिए जिस सूझबूझ समझ की आवश्यकता है और एक ठंडे दिमाग से उसे अंजाम देने के लिए जो एबिलिटी चाहिए, वो मुझे मुकुल में नहीं दिखती है। योर ऑनर, मेरे डायग्नोसिस के हिसाब से मुकुल आहूजा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के भी शिकार हैं। मैं कोर्ट को रिकमेंड करना चाहूंगी कि मुकुल को एक जुवेनाइल के हिसाब से ट्रीट करें। तभी इंस्पेक्टर प्रशांत वहां आ जाता है और कहता है कि हमें अभी अभी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे कोर्ट के प्रोसीडिंग पर काफ़ी असर पड़ सकता है। मैं स्पेशल परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। फिर रिपोर्ट देखने के बाद जज कहता है कि जुवेनाइल होम में मुकुल आहूजा को सुप्रिंटेंडेंट के ऑफिस में चोरी से घुसते हुए देखा गया। जहां इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर से पुलिस को मुकुल आहूजा के सर्च रिजल्ट मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि मुकुल ने अपने प्रिलिमिनरी असेसमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए और सेक्शन 15 के तहत सजा ना पाने के लिए इंटरनेट की मदद ली। चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ की हरकत ने हमें ये मानने पे मजबूर कर दिया है कि मुकुल एक एडल्ट की तरह सोच सकता है और साजिश कर सकता है और जुर्म को अंजाम भी दे सकता है। बोर्ड ये मुकदमा सेक्शन 15 के तहत चलाने के प्रोसिक्यूशन के प्रस्ताव को मंजूर करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गौरी मोती से पूछताछ करती है और मोती के बयान को क्रॉस चेक करने के लिए वो उस प्रोड्यूसर के पास भी जाती है जिसके अंडर मोती काम कर रहा होता है। वहां जाने के बाद जब वो प्रोड्यूसर से पूछती है कि जिस रात जारा का मर्डर हुआ, क्या मोती उस रात आपके पास था, तो प्रोड्यूसर बिल्कुल क्लियर कर देता है कि हाँ, पूरी रात मोती उसी के पास था। और फिर गौरी को यह भी पता चलता है कि मोती के पास जो एसिड मिला वो जारा के ऊपर डाले गए एसिड से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इस तरीके से मोती बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। फिर करेक्शनल होम दिखाया जाता है जहां सुप्रिंटेंडेंट मुकुल को काफी डांटता है और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करवा देता है।